नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए की अहम बैठक आज। मांझी ने लगाया पासवान पर परिवारवाद का आरोप। मुलायम ने उठाया नीतीश की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल। अर्धसैनिक बलों को नहीं मिलेगा वन रैंक वन पेंशन। रक्षा मंत्री का ऐलान, हर साल पेंशन बढ़ाने की मांग फिर खारिज। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजी स्तर की बातचीत, संघर्ष विराम उल्लंघन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। गृह राज्य मंत्री ने कहा, धमकी से नहीं सुधरते रिश्ते। ओडिशा के मलकानगिरी में 4 माओवादियों समेत 150 समर्थकों का आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को कामयाबी, 5 नक्सली गिरफ्तार। और अमेरिकी ओपन महिला युगल के सेमीफाइनल में सानिया हिंगिस। मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे पेस और बोपन्ना। वीनस को हरा सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग में कल तैयारियों पर बैठक हुई। इसमें तारीखों और तैयारियों पर विचार किया गया। 2010 में बिहार में 6 दौर में चुनाव हुए थे। बिहार में विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। महागठबंधन से नाता तोड़ चुके समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने नीतीश कुमार पर वार किया है। दिल्ली में आयोजित पार्टी के सम्मेलन में उन्होंने बिहार सीएम के धर्मनिरपेक्षता के दावे पर सवाल उठाए हैं। बिहार में महागठबंधन के बर्ताव से मुलायम सिंह यादव इतने नाराज हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार के धर्मनिरपेक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिन्होंने बीजेपी के साथ 10 से लेकर 12 साल तक सरकार चलाई, बीजेपी की समर्थन से वो आज सेकुलर बन गए। हालांकि जेडीयू इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। इस समय नीतीश कुमार जी भाजपा के विरुद्ध सबसे सशक्त ध्रुव के रूप में उभरे हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी पर किसी तरह का कोई दाग नहीं। एनसीपी भी मानती है कि महागठबंधन ने मुलायम सिंह यादव को नजरअंदाज किया है। दुखद बात है कि आप जिसको मुखिया मान रहे हैं अपने परिवार का, और उससे आप किसी भी स्टेज में उनको विश्वास में नहीं ले रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। बिहार में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करना पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार में सीट बंटवारे को लेकर आज एनडीए की दिल्ली में बैठक है, लेकिन बैठक से पहले सहयोगी दलों में दरार नजर आ रही है। जीतन राम मांझी ने एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। महागठबंधन से समाजवादी पार्टी के बाहर होने के बाद अब एनडीए में शामिल दलों के बीच भी बयानबाजी शुरू हो गई है। दलितों के नेता के सवाल पर जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान पर निशाना साधा है। आपको ऑनर के साथ हम कहना चाहते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय नेता बन जाइए, लेकिन जो कार्य पद्धति आपकी है कि बेटा और भाई से अलग नहीं हो रहे हैं, अपने पार्टी का जो स्वरूप है उसको जरा भाई और भतीजा और बेटा के परिधि से अलग कीजिए। हम आपको इसके लिए प्रशंसा करेंगे। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने मांझी का बयान समझ से परे बताया, जबकि बीजेपी ने सहयोगी दलों के बीच मतभेद से इनकार किया है। उनके आने से हमारे गठबंधन को बहुत मजबूती मिली है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सारी बातें कही। मैं समझ नहीं पाया कि क्या वजह रही कि उन्होंने सारी बातें। मांझी जी के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारे राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं। कोई मांझी जी और पासवान जी के बीच में लड़ाई नहीं है। अपनी अपनी सीट पर सबका दावा होता है। कुछ सीटों पर बीजेपी का दावा है, उसी सीट पर मांझी जी का भी दावा है, उसी सीट पे पासवान जी का दावा है, उसी सीट पे रालोसपा का दावा है। लेकिन हम जब मिलकर बैठेंगे तो सबको हल कर लेंगे। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर पिछले महीने ही सहमति बन चुकी है, लेकिन बीजेपी और सहयोगी दलों में सीट बंटवारा होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में विकास के काम रुके हुए हैं।
पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के सुशील कुमार मोदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुशील, ये बताइए फिलहाल की बयानों की राजनीति हो रही है और मुद्दों की राजनीति गौण हो रही है। देखिए, जो लोग बयानों की राजनीति कर रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बयानों की राजनीति कर रहे हैं। हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि 25 साल का जो है हिसाब मांग रहा है बिहार, उसमें तो वो भी सरकार शामिल है जिसमें आप उप मुख्यमंत्री थे। 25 साल जब वो बताएंगे तो मैसेज जाएगा ना कि जब बीजेपी साथ में थी जो भी कुछ अच्छा काम हुआ वो केवल 7 साल में ही काम हुआ, और जब अलग थे तो काम नहीं हुआ, इसलिए 25 साल का हिसाब मांग रहे हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि मुद्दे बहुत गौण हो रहे हैं और सिर्फ सांप्रदायिक और जातीय ध्रुवीकरण है बिहार में इस बार चुनाव में? नहीं, देखिए, बाकी लोग जो प्रयास करें, हम जातीय ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर बिहार में गठबंधन नहीं होने देंगे, ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। मॉडल कौन सा होगा? गुजरात मॉडल है या जो 1.5 साल केंद्र में ऐसा है कि देखिए, कोई मॉडल नहीं होता है, हर राज्य का अपना अलग मॉडल है। कोई गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में नहीं लागू हो सकता और कोई बिहार मॉडल गुजरात में नहीं लागू हो सकता। हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग हैं, हर राज्य का अपना एक अलग मॉडल होगा। सीटों पर क्या विवाद है गठबंधन में? सब ऐसा लग रहा है बराबर की सीटें मांग रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है कि 150-160 सीटों पर नहीं है और बहुत जल्दी सारी चीजों का फैसला हो जाएगा। निर्णय होने के पहले अलग अलग लोगों की मांग रहती है, हर दल को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन जब मिलजुल कर बैठेंगे और बैठ रहे हैं अलग अलग स्तरों पर तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और पटना में मौजूद हैं हमारी सहयोगी आरफा खानम शेरवानी, उनका रुख करेंगे। आरफा, आप बिहार की फिजा को अच्छे से महसूस कर पा रही होंगी, कितना चुनावी रंग घुल चुका है वहां जानना चाहेंगे। और साथ ही आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है, एनडीए की भी बैठक होने वाली है उम्मीदवारों को लेकर, माना जाए काफी सरगर्मियां रहेंगी आज। जी हाँ प्रीति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बल्कि कल ऐसा लगता था कि पूरा बिहार तैयार था तारीखों के ऐलान के लिए और जिस तरह की चुनावी सरगर्मी यहाँ देखने को मिल रही थी, लेकिन कल तो थोड़ी नाउम्मीदी हुई। आज उम्मीद की जा रही है कि निश्चित तौर पर जो है आज तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन हालांकि संभावना कल तक भी जताई जा रही है। तो साफ तौर पर देखिए, यहाँ पर शहर जो है वो होर्डिंग से पटा पड़ा है। एक तरफ का बयान आता है, दूसरी तरफ से फिर जवाबी हमला होता है और लालू यादव खासकर जो है वो यहाँ पर जिस तरह से जवाब दे रहे हैं एनडीए के जो कैंपेन है उनके खिलाफ और जनता परिवार के खिलाफ, वो बहुत दिलचस्प है। किस तरह से वो अपना पुराना जो राज था जिसमें गरीबों की, पिछड़ों की बात कही गई है, जिसमें जो बिग मनी है यानी कि जो अमीरों को फेवर करने वाली जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए फिर से पुराने समाजवाद, फिर से वो गरीबों की राजनीति, उस सब का से भरपूर, उस सब के रंग से भरपूर यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं फिलहाल हर जगह होर्डिंग्स। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है प्रीति, आपको अंदाजा होगा इस बात का कि ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है दरअसल, और ये बात यहाँ पर बिहार के जो नेता हैं उनको भी इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि किस तरह से ये चुनाव दरअसल देश की राजनीति तय करने जा रहा है, कि देश में किस तरह की राजनीति होगी, देश में चुनाव अब किस तरह के होंगे, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, राजनीतिक बल हैं जो आने वाले समय में देश का भविष्य तय करेंगे। तो काफी स्टेक्स जो है वो काफी हाई हैं बिहार चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आरफा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह के नए राजनीतिक समीकरण इस बार उभर कर आ रहे हैं बिहार में चुनावी दौर में, जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में वो एक नई राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी खबरों का रुख करें तो कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल कल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। पार्टी ने संगठनात्मक चुनाव को भी टाल दिया है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के अटकलों पर विराम लग गया है। अब संगठन में महिलाओं और पिछड़े तबकों के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक चुनाव होने तक सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष के पद पर कार्य विस्तार दे दिया गया है। पार्टी में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था CWC ने मंगलवार को ये फैसला किया। राहुल गांधी जी कब अध्यक्ष बनेंगे, कैसे बनेंगे, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनेंगे, नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनेंगे, ये तो समय बताएगा। कांग्रेस कार्य समिति ने यह फैसला भी किया कि SC, ST, OBC महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए संगठन में 50% पद आरक्षित किए जाएंगे। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तीखी आलोचना की। That the government is out of touch with ground realities. It has become painfully clear
that most of the pledges made by the Prime Minister during his election campaign were nothing more than hawabaz. हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को पार्टी की हताशा करार दिया है। जब जब उन्होंने नरेंद्र मोदी पर वार किया, तब तब देश की जनता एकजुट होकर प्रगति के पथ पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पीछे चली है। अपने ध्वस्त संगठन का संरक्षण सोनिया जी ने मोदी जी पर प्रहार करके किया। कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस ने एक राजनीतिक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसमें महंगाई, विदेश नीति और आर्थिक नीतियों में सरकार की विफलता की बात कही गई है। कांग्रेस ने कहा कि वो जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में है, बशर्ते उनकी शर्तें सरकार मान ले। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक संसद नहीं चल पाएगी। कांग्रेस के इस रुख के बाद संसद का मॉनसून सत्र फिर से बुलाए जाने की कोशिशों को झटका लग सकता है। सरकार जीएसटी बिल को पारित कराने के लिए सत्र बुलाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट आज महंगाई भत्ते में 6% बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है और अगर प्रस्ताव मंजूर हुआ तो भत्ता 113 से बढ़कर 119% हो जाएगा। करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका फायदा मिलेगा। इससे पहले अप्रैल में ही सरकार ने 6% डीए बढ़ाया था, जो जनवरी से लागू कर दिया गया था। प्रस्तावित बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग की सिफारिश पर बनी सहमति के तहत की जाएगी। इसके साथ केंद्रीय कैबिनेट आज विधि आयोग के फिर से गठन पर भी चर्चा कर सकती है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा अर्धसैनिक बलों को नहीं मिल सकता। उन्होंने कल पणजी में कहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों में सेवानिवृत्ति की शर्तें अलग अलग हैं। रक्षा मंत्री ने हर साल पेंशन बढ़ाने की पूर्व सैनिकों की मांग फिर खारिज कर दी। पूर्व सैनिक हर साल या 2 साल पर पेंशन में बढ़ोतरी चाहते हैं। There is no clear-cut period given in the definition. We have taken 5 years because normally 10 years is the period. Pay commission होता है। क्या किसी ने 10 वर्ष 5 वर्ष दिल्ली में कल से बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स की डीजी स्तर की बातचीत शुरू होगी। आज दोपहर 3 बजे पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी दिल्ली आ रहे हैं। 12 सितंबर तक चलने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठक से पहले पाकिस्तान की तरफ से हो रही बयानबाजी का असर बातचीत के दौरान दिख सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि धमकी से रिश्ते नहीं सुधरते। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत के लिए शर्तें थोपना चाहते हैं। धमकी से रिश्ता सुधारना मुश्किल है, प्यार से बात करने से रिश्ता सुधरता है। इसलिए हम लोग इस तरह जो बातें करते हैं उसको जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूँ। आप बने रहे हमारे साथ, खबरें जारी हैं। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और आइए अब रुख करते हैं कुछ और अहम खबरों का। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने लोक लेखा समिति की ऑडिट रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही पर जोर दिया है। संसद और राज्यों की विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों के सभापतियों के सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। सम्मेलन आज भी जारी रहेगा। लोक लेखा समिति के सभापतियों के सम्मेलन के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के जरिए नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट पर जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया। It is very important to ensure that the government takes suitable corrective action. Otherwise, the audit exercise
may be reduced to a ritual. लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस ने कहा कि कार्यपालिका की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। साथ ही संसद में पीएससी की रिपोर्ट पर बहस के लिए अलग से समय तय किया जाना चाहिए। I would like to suggest that in each session at least 2.5 hours should be allocated for discussion and debate on PSC recommendations vis-a-vis action taken by the ministries. लोक लेखा समिति के काम में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। समिति सरकारी खर्च पर नजर रखती है। संसद भवन में जारी सम्मेलन में समिति की चुनौतियों, पारदर्शिता, सीएजी के साथ तालमेल और आम नागरिकों की अपेक्षाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रकाशन विभाग ने कल दिल्ली में महात्मा गांधी के लेखों, किताबों और भाषणों का डिजिटल वर्जन लॉन्च किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि युवा पीढ़ी अब महात्मा गांधी को और बेहतर तरीके से जान पाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तमाम लेख, भाषणों और किताबों को डिजिटल रूप में संजोया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को गांधी जी से जुड़ी इस धरोहर का ई वर्जन लॉन्च किया। उन्होंने इसे युवा पीढ़ी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। अपने जीवन के हर पहलू में नैतिकता को एक हथियार बना लेना और किसी भी संघर्ष में उस स्तर को कमजोर ना होने देना, हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड अपनी तरफ रहे और फिर उस ताकत के साथ अपनी बात करना, ये उनकी एक क्षमता थी। इससे पहले प्रकाशन विभाग ने 1994 में ही गांधी जी से जुड़े तमाम साहित्य और लेखों का प्रकाशन किया था। दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में इस मौके पर मौजूद गांधीवादी विचारकों ने कहा कि इंटरनेट की बदौलत गांधी के विचार व्यापक स्तर पर पहुंच सकेंगे। गरीबी देश में न हो, उसके लिए गांव-गांव में उद्योग पहुंचे। कितनी बड़ी फैक्ट्री करेंगे तो नहीं बनेगा, गांव-गांव उद्योग पहुंचे। दूसरी बात, और तीसरा, मनुष्य सुखी रहे उसके लिए नशाबंदी होना चाहिए। और चौथी बात, तो गांधी जी होते तो रिश्वत या इसको क्या भ्रष्टाचार को एक मुख्य मुद्दा बनाते। गांधी का रेलेवेंस का सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार जो है वो इसीलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि गांधी कोई मशीन विरोधी आदमी थे या ये थे, ऐसी बात है ही नहीं। गांधी जो है, जो जीने की राह दिखा रहे हैं, वो जीने की राह के तात्विक मूल्य हैं, वो हर समाज में हर समय के लिए ही सही है। जानकारों का मानना है कि ई वर्जन से गांधी के बारे में फैली भ्रांतियों को भी दूर किया जा सकेगा और पाठक को सही जानकारी इंटरनेट पर मिल सकेगी। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। गुजरात में पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने नया संगठन पटेल नवनिर्माण सेना बनाया है। हार्दिक पटेल इसके अध्यक्ष हैं। संगठन पटेलों के अलावा कुर्मी और गुर्जरों को साथ लेकर आरक्षण के लिए आंदोलन चलाएगा। हार्दिक का दावा है कि 16 राज्यों में करीब 8 लाख सदस्य बने हैं। 31 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी रैली होगी। 13 सितंबर से दांडी से अहमदाबाद तक मार्च भी होगा। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 4 माओवादियों समेत 150 समर्थकों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये तमाम लोग कलीमेला इलाके के रहने वाले हैं और माओवादियों की हिंसक गतिविधियों से तंग आकर इन्होंने ये फैसला लिया है। पिछले 10 दिन में ये दूसरी दफा है कि मलकानगिरी में भारी मात्रा में माओवादी समर्थक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। सुरक्षा बलों की माने तो गिरफ्त में आए नक्सली कई हिंसक वारदातों में शामिल रह चुके हैं। असम और अरुणाचल के एक बड़े हिस्से में बाढ़ का प्रकोप अब भी जारी है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में 2 गांव के 73 मकान पूरी तरह से बह गए। असम के 17 जिले इससे प्रभावित हैं। दोनों राज्यों के करीब 15 लाख लोगों के जनजीवन पर इसका असर पड़ा है। असम का बड़ा हिस्सा अभी भी बाढ़ की चपेट में है। हालांकि 20 में से 3 जिलों में पानी कम होने से लोगों को मामूली राहत जरूर मिली है। बाढ़ ने 13 लाख लोगों के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। असम राज्य आपदा प्राधिकरण के मुताबिक करीब 1300 गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित इलाकों में धेमाजी, कोकराझार, बांगई गांव, सोनितपुर, बारपेटा, लखीमपुर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, धुबरी
और गोपालपाड़ा शामिल हैं। 93,000 लोग राहत कैंपों में घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा 90 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेतीहर जमीन पानी में डूबी हुई है। ब्रह्मपुत्र, जिया भराली और कोपिली नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्यपाल पीबी आचार्य ने केंद्र से बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की है। आचार्य ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भी बाढ़ पर राजनीति न करने की चेतावनी दी। This is the danger is a social and national problem. उन्होंने किस अर्थ से बताया, इसमें से कोई पॉलिटिकल गेन लेकर देखता है। As an ex-BJP man, I would tell him, no, don't do this. कमोबेश यही हालात असम से सटे अरुणाचल प्रदेश के भी हैं। भारी बारिश से लोअर दिवांग घाटी के 73 घर पूरी तरह बह गए हैं। बारिश के चलते राहत कार्यों में भी रुकावट आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अगर रुख देश के बाहर का करें तो स्पेन में भी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। यहाँ के अल्मेरिया प्रांत के आद्रा में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर इस भयावह स्थिति को देख सकते हैं। बहाव इतनी तेज़ है कि सड़क पर भरे पानी में कारें और ट्रक खिलौने की तरह बहते नजर आ रहे हैं। स्पेन का दक्षिणी समुद्र तट पिछले कई दिनों से भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात का सामना कर रहा है। बाढ़ के चलते इमरजेंसी सर्विस ने एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सभी रास्तों को बंद कर दिया है। कई प्रभावित इलाकों में टेलीफोन लाइन और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। भारी बारिश के चलते उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। तो बाढ़ के बेहद खराब हालात से गुजरता स्पेन का ये इलाका, तस्वीरों से इस भयानक स्थिति को साफ तौर पर समझा जा सकता है। किसी खिलौने की तरह यहाँ बड़े बड़े ट्रक और बड़ी गाड़ियाँ पानी के तेज बहाव में बहती जा रही हैं। यमन में सऊदी अरब की अगुवाई में हुए हमलों में 20 भारतीयों के मारे जाने की खबर है। हालांकि विदेश मंत्रालय के मुताबिक मामले की जांच जारी है। दावा किया जा रहा है कि भारतीयों की मौत यमन में ईंधन तस्करों पर सऊदी हमलों के दौरान हुई है। सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक मंगलवार को यमन के बंदरगाह शहर हुदैदा के नजदीक अल-खोखा में तेल तस्करों को निशाना बनाकर 2 नावों पर हमले किए गए। स्थानीय निवासियों और मछुआरों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि गठबंधन सेना के हमले में 20 भारतीयों की मौत हो गई, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उधर मंगलवार को गठबंधन बल ने राजधानी सना में विद्रोहियों के कई ठिकानों पर भारी बमबारी की। स्वतंत्र सुरक्षा अधिकारियों और चश्मदीदों का कहना है कि मरीब प्रांत में हुए इन हमलों में 12 विद्रोहियों के भी मारे जाने की खबर है। تمام الساعة 12:05 دقائق حلقت الطائرة فوقنا وبعد يعني 12:30 بدأ الضرب حق الصاروخ। पिछले शुक्रवार को विद्रोहियों ने मिसाइल हमला कर गठबंधन सेना के 60 सैनिकों को मार दिया था। इसके बाद से सऊदी अरब के नेतृत्व में जवाबी हमला तेज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमले में भारतीयों के मारे जाने की खबर पर दुख जाहिर किया है। साथ ही केंद्र सरकार से यमन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इसरो को आज गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साल 2014 के लिए इसरो को ये पुरस्कार देंगे। इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कई कामयाबियां हासिल की हैं। 1995 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अहिंसा के जरिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव करने वाले संगठनों और लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ब्रिटेन की एलिजाबेथ द्वितीय आज सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी बन गई हैं। 25 साल की उम्र में राजशाही संभालने वाली महारानी के सत्ता में 63 साल 7 महीने और 3 दिन पूरे हो गए हैं। उन्होंने 18 साल की उम्र में महारानी बनने वाली क्वीन विक्टोरिया को पीछे छोड़ दिया है। एलिजाबेथ ने 6 फरवरी 1952 को अपने पिता किंग जॉर्ज 6 की मौत के बाद राजशाही संभाली थी।
इस खास मौके को क्वीन एलिजाबेथ अपने निजी आवास से दूर स्कॉटलैंड में मना रही हैं। खेल की खबरों का रुख करते हैं। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में मिक्स्ड डबल्स में सेमीफाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना और लिएंडर पेस आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट के 8वें दिन बोपन्ना और पेस अपने अपने जोड़ीदारों के साथ क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। यानी मुकाबला भारतीयों के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। चौथी वरीयता प्राप्त पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने रोमानिया की जोड़ी सिमोना हालेप और होरिया टिकाऊ को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई है। वहीं दूसरी वरीयता प्राप्त बोपन्ना और युआंग जान शान की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में चीन ताइपे की सू वेई सी और फिनलैंड के हेनरी कोटिनेन की जोड़ी को हराया। दूसरी तरफ भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी यूएस ओपन महिला युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में चीनी ताइपे की युंग जान शैन और हाओ चिंगशैन की जोड़ी को 7-6-6-1 से मात दी। तीसरे दौर में सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने 13वीं सीड हॉलैंड की मिखेला क्रेजिएग और चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा को 6-3-6-0 से मात दी थी। इससे पहले सानिया और हिंगिस की जोड़ी इसी साल विंबलडन का खिताब जीत चुकी है। वहीं महिला एकल मुकाबलों की अगर बात करें तो रोमांचक मुकाबला हुआ जिसमें सेरेना विलियम्स ने अपनी बहन वीनस विलियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सेरेना ने वीनस को 6-2, 1-6, 6-3 से हरा दिया। बीते 14 साल में दोनों बहनें दूसरी बार यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे से भिड़ी। पिछली बार भी जीत सेरेना को ही मिली थी, जिसे उन्होंने इस बार भी बरकरार रखा। इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए की अहम बैठक आज। मांझी ने लगाया पासवान पर परिवारवाद का आरोप। मुलायम ने उठाया नीतीश की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल। अर्धसैनिक बलों को नहीं मिलेगा 1 रैंक 1 पेंशन। रक्षा मंत्री का ऐलान। हर साल पेंशन बढ़ाने की मांग फिर खारिज। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजी स्तर की बातचीत। संघर्ष विराम उल्लंघन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। गृह राज्य मंत्री ने कहा धमकी से नहीं सुधरते रिश्ते। ओडिशा के मलकानगिरी में 4 माओवादियों समेत 150 समर्थकों का आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को कामयाबी। 5 नक्सली गिरफ्तार। अमेरिकी ओपन महिला युगल के सेमीफाइनल में सानिया हिंगिस। मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे पेस और बोपन्ना। वीनस को हरा सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स।